इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दाघर के बाहर आ रुकी। गाड़ी के रुकते ही उसके आगे के दोनों दरवाजे खुल गए और उसमें से एक औरत और एक मर्द निकलकर सीधे मुर्दाघर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दाघर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। ए, पागल हो गया क्या? कैसी बात कर रहा तू? बच्चा मरा है उनका। साहब, यहाँ रोज किसी न किसी का कोई मरता रहता है, किसका ख्याल करूँ? चर्बी चढ़ गई तुझे। चल साइड हट। माफ कीजिएगा, इधर आइए। इंस्पेक्टर माफी मांगते हुए उन्हें सफेद चादर से ढकी एक लाश के पास ले जाता है। आपने तो अस्पताल का कहा था और अब मुर्दाघर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो अभी एक हफ्ते पहले हम हॉस्टल छोड़कर आए थे। वो कितना खुश भी था वहाँ। अब यूं यहाँ मुर्दाघर में क्या करने आए हैं हम? अर्चना संभालो अपने आप को। इन्होंने बस शिनाख्त के लिए ही हमें बुलाया है। उमेश अर्चना को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटा दी, जिसे देखते ही अर्चना अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे को यो लाश बना देखकर उमेश भी खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों उमेश को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। उमेश के यूं बदतमीजी पर उतर आने के बाद अब तक जो इंस्पेक्टर कबीर शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने उमेश के हाथों को झटकते हुए कहा, होश में रहकर जुबान खोलिए उमेश सक्सेना। मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता ना, तो फिर मैं दिखाता कि खड़े खड़े और भी क्या किया जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई है। पहले भी कई मौतें हो चुकी है वहाँ पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की, मौत ही पाई। ये बंद कर अपना गटर। सक्सेना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश। बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहां से। इतना कहता हुआ मुर्दाघर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते कबीर को ये चुनौती भी दे गया कि वो क्या, कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन कबीर भी अब ये ठान लेता है कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन विक्टोरिया हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन हॉस्टल पहुंचते ही उसे बड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है, और भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी सक्सेना जैसे लोग। हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। कबीर हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी एक चौकीदार उसे रोकता है। कहाँ चले बाबू? हॉस्टल में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। क्या? दिन में कोई काम नहीं होता? क्यों? अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है। क्या, क्यों, कैसे, ज्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। बड़े अजीब नियम कानून है। कबीर ने अभी अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इतने में चौकीदार वहां से निकल गया। कबीर ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगता है।
वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहां कोई हलचल नहीं होती। यहां तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी और हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। कबीर को अब ये विश्वास होने लगा था कि इस हॉस्टल में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं लोगे? कबीर को यह आवाज जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर कबीर तो पूरे दिन बाहर बैठा था। फिर वो अंदर कब गया? ज्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। कबीर उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर रिसेप्शन तक पहुंचने में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो कबीर ये देखकर दंग था, क्योंकि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे में अब लाइटें जल चुकी थी और खिड़कियों से परछाइयाँ साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई ना कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कुछ नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर मोटा चश्मा लगाए एक हट्टा कट्टा इंसान बैठा हुआ था। वार्डन साहब, बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ दरवाजे पर। वार्डन ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और कमरा नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी। कबीर कुछ पूछने को हुआ ही था कि वार्डन ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया, जहां रूल बोर्ड लगा हुआ था। कबीर रूल बोर्ड के पास पहुंच गया और उसे पढ़ने लगा। पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। और दूसरा ये कि भूलकर भी किसी के कमरे में ना जाएं और ना ही किसी को आने दें। तीसरा, एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर ना निकले। ये कैसे अजीब रूल्स हैं? जोर से कहते हुए कबीर जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां कोई था ही नहीं, ना ही दूर मेन गेट पर चौकीदार और ना ही रिसेप्शन पर वार्डन। कबीर बिना कुछ और सोचे सीधे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। फिर वो अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रख अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी के चीखने की आवाज आई और कबीर उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। कॉरिडोर की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं बल्कि थरथरा रही थी। इधर कबीर ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोल सुध लेने को तैयार ही नहीं था। इसलिए कबीर खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। भाई, मैं कबीर इस हॉस्टल में नया आया हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कबीर तीसरे फ्लोर के सभी दरवाजों को आजमा लेता है, पर कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है जैसे कोई आग लगी हो और जमीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा सिर जला हुआ था। कबीर उल्टे पांव बाहर निकलता है तो देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिस कमरे में दस्तक देने के बाद भी कोई नहीं खोल रहा था, अब हर दरवाजे पर अंदर से कोई दरवाजा खोलने के लिए चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाजा खोलो, अंदर आग लगी है, पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। कबीर ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की कि आग की एक तेज लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। कबीर शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाते हुए ऐसे घबराया कि वो कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला और वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। इससे उसके कपड़ों पर लगी आग तो बुझ गई, पर अब वो पूरी तरह से घायल हो गया था। वो दर्द से कराहते हुए उठ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र चौकीदार पर गई और वो उसी की तरफ बढ़ गया। कबीर ने उसे आवाज़ भी लगाई, पर वो पीछे मुड़ा ही नहीं, बस बुत बना आग को देखे जा रहा था और उसके आगे वार्डन की अधजली लाश पड़ी थी। चाचा,
क्या हो रहा है यहाँ? ये आग यहाँ कैसे लगी और इन्हें क्या हुआ? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते आप? मदद के लिए बहुत देर हो गया है बाबू। अब तो ये आग रोज सीने में चुभन बनकर जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और कबीर के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी बुरी तरह जला हुआ था। अरे ये क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। बाबू, मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। मतलब जानना है बाबू? तो ये देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार कबीर को गिरेबान से पकड़कर उसे कॉरिडोर के सबसे आखिरी दीवार पर सटा देता है और फिर हर रूम से लाशें किसी ज़ॉम्बी की तरह बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगी। पर कबीर दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने कल मारा था। क्यों छोड़ता बाबू है? क्यों छोड़ता बताइए? हम लोगों को जिंदा चलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही है। बात दरअसल करीब 4 साल पहले की है, जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। काफी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते हुए बिल्डर ने भी अपने यहाँ नया हॉस्टल खोला और उसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख लिया। और जब पुराने विक्टोरिया हॉस्टल वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रख लेंगे। क्या रखेंगे ये अगली सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उसी रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। वार्डन ने उसे कमरा नंबर 307 दे दिया, इस बात से अनजान कि ये लड़का नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिसने आधी रात में पहले पूरे हॉस्टल के कमरों को बाहर से बंद कर दिया और फिर आग लगा दी, जिसे अकेले वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलस कर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल दिखने का ये मतलब था। तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकला, उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिला और बदले में मिली उन्हें मौत, केवल मौत, क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में लोगों को मारने वाला तो बच निकला। इसलिए अब जो भी रात को यहाँ आता है, वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे सभी लोगों की नज़रों में उनका हत्यारा बन जाता है। ऐसे में इंस्पेक्टर कबीर के साथ क्या हुआ होगा, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।